दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने चैनल ने 300 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके लिए आप सबों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपके ही सहयोग से संभव हो सका है। हमारा अगला टारगेट 400 सब्सक्राइबर का है। उम्मीद करते हैं आपसे सहयोग से यह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य का ये पहला वीडियो है, इसमें 2 4 5 वीडियो आएगा। तो सबसे पहले देखें कि जो है मौर्य युग के पतन के बाद भारत लंबे समय तक विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन रहा और उनके द्वारा यहाँ पर जो है राज्य भी स्थापित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है कुषाणों का था। इससे पहले हम लोग देखें हिंद, यूनानी, शक, पहलव और जो है ये कुषाण, इनका जो हमारे जो है खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र में जो है शासन रहा। और कुषाणों का तो पूरा का पूरा जो है उत्तर भारत और जो है साथ ही साथ इनका राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी था। इसको हम लोगों ने जो पहले देखा है। कुषाणों के बाद भारत में तीसरी सदी में 3 शक्तियों का उदय हुआ। और ये 3 शक्ति कौन कौन सी? तो सबसे पहले जो यूपी और पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है गुप्त, और इसके जो है पश्चिम साइड में जो है नाग, और दक्षिण भारत में जो है ये बकाटक। ये 3 शक्ति का उदय होता है कब? कुषाणों के बाद। इनके बीच जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की जो है संभावना थी, जैसे कि पहले भी होता रहा था, लेकिन गुप्त शासकों की कूटनीतिक योग्यता के फलस्वरूप तीनों वंश आपस में जो है वैवाहिक संबंध में बंध गए और गुप्तों के अधीन एक शक्तिशाली जो है शासन या साम्राज्य की जो स्थापना होती है। चलिए देखें, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग पहले सबसे पहले गुप्तों के बारे में देखें। यहाँ पर हम लोग गुप्तों के बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में जो है काफ़ी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जाट थे और ये पंजाब क्षेत्र में जो है रहते थे। ऐसा मानना किनका है? ऐसा मानना है काशी प्रसाद जायसवाल साहब मानते हैं कि गुप्त जो है जाट थे। उसके बाद एक साहब है गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा जो है इनको क्षत्रिय मानते हैं, और राय चौधरी साहब इनको जो है ब्राह्मण, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो गुप्तों को जो है वैश्य मानते हैं। तो ये गुप्त के उत्पत्ति के संदर्भ में जो है थोड़ी जो है जानकारी यहाँ से सवाल जो है बनता है। चलिए देखें कि जो गुप्त ये कौन थे भाई? ये कुषाणों के सामंत थे, और सामंतों का जो है शासक के रूप में बनना जो है कोई नई बात नहीं थी। हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को देखा हुआ है। इसके जो संस्थापक हैं कौन है? संस्थापक इसके श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त जो है 275 ईस्वी में स्थापना की जो है गुप्त वंश की, गुप्त साम्राज्य की। और इनकी जो उपाधि है, इनकी उपाधि आदिराज और जो है महाराज इनकी उपाधि थी। चलिए गुप्त शासकों का क्रम देखें, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, काच, समुद्रगुप्त। अब देखिए क्या है, कुछ लोग काच और समुद्रगुप्त को एक ही मानते हैं, लेकिन शायद ये दोनों जो है अलग अलग थे। रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त का एरन अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां पर पहली बार जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ये 510 ईस्वी का एरन है, तो इसके हिसाब से जो है भानुगुप्त महत्वपूर्ण हो जाता है। कुमारगुप्त तृतीय, और अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त। तो ये शासक वंश का जो है गुप्त शासकों का जो है क्रम है, और यहाँ से सवाल पूछा जाता है खासतौर से जो है मिलान के लिए। हम लोग जो है गुप्त शासक जो है पहले महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो है हम लोग जानकारी यहाँ पर हासिल करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जो है डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनका कार्यकाल अगर आप देखें तो इनका कार्यकाल 319 से लेके जो है 335 ईस्वी जो है जाता है। और
चंद्रगुप्त प्रथम को जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे जो है गुप्त वंश के संस्थापक हम लोगों ने देखा श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात आती है तो वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है ये 319 और इसी समय से एक नया संवत जो है गुप्त संवत स्टार्ट होता है। और इस गुप्त संवत स्टार्ट होने की वजह से जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से सवाल पूछा जाता है। इससे पहले जो है शक संवत चलता था, जिसका जो है प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये 78 ईस्वी की जो है घटना है। शक संवत एवं गुप्त संवत में यहां से सवाल पूछा जाता है। शक संवत एवं गुप्त संवत में 241 वर्ष का जो है अंतर है। अर्थात 319 और ये प्लस एक मिनट थोड़ी सी जो है यहां पर गलती हो गई है। 319 और ये प्लस 78 ईस्वी अगर आप जोड़ देंगे, ये सॉरी ये सही था। 319 में अगर आप 78 घटा देंगे तो आपका जो है ये 241 वर्ष ही निकल के आएगा। तो जो ये जो है दोनों के बीच गुप्त संवत और शक संवत के बीच जो अंतर है वो 241 वर्ष का जो है निकलता है। गुप्त संवत के समान वल्लभी संवत है, ये पूछा जाता है। गुप्त संवत से जो है एकदम बिल्कुल मिलता जुलता कौन सा संवत है? तो ये वल्लभी संवत। ये भी 319 ईस्वी में इसका भी प्रवर्तन होता है। देखिए मध्यकालीन इतिहासकार अलबरूनी साहब का कहना है कि वल्लभ नामक जो राजा है, वल्लभ नामक राजा ने शक संवत के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत जो है उसका प्रवर्तन किया, उसको जो है प्रारंभ किया। चलिए, तो ये वल्लभी संवत और जो है शक संवत के संदर्भ, ये गुप्त संदर्भ के संबंध मतलब एक तरह से समझिए कि दोनों एक ही था। वल्लभी संवत ये अगर आप इसको 78 ये शक वाला और 241 इसको अगर आप जोड़ देंगे तो ये 319 बैठता है, जो कि गुप्त संवत के ही समान है। गुप्त वंश के पतन के बाद वल्लभी के राजाओं ने उसी संवत का नाम बदलकर संभवतः जो है वल्लभी संवत कर दिया। ऐसा ये ज्यादा संभावना है, क्योंकि बिल्कुल जो है एक ही जो है डेट दिखाई पड़ता है। अगर आप चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि देखें तो चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि कि इसी डेट से जो है ये गुप्त संवत स्टार्ट होता है और यहाँ से लगातार जो है सवाल पूछे जाते हैं। उपाधि इनकी जो है महाराजाधिराज। देखिए इससे पहले के जो शासक हुए उनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई। महाराज का मतलब हो सकता है कि जो वो एक छोटे सामंत रहे होंगे, लेकिन महाराजाधिराज का मतलब हुआ ये जो है कई राजाओं का राजा। तो इस तरह की जो उपाधि देखने को मिलती है, पहली उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की देखने को मिलती है। इनका जो राजधानी है, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया इनके द्वारा। विवाह देखें कि लिच्छवी शासक वृषदेव की पुत्री कुमार देवी, बड़ा महत्वपूर्ण, कुमार देवी की जो है, कुमार देवी से इनका जो है विवाह होता है और कुमार देवी से ही जो है समुद्रगुप्त को जो है, कुमार देवी ही समुद्रगुप्त को जन्म देते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की मां का नाम जो है वो कुमार देवी थी। इनके सिक्के देखें कि ये सिक्के बड़ा फेमस है कि राजा रानी प्रकार का सिक्के किनके द्वारा चलाया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ये कुछ जानकारी परीक्षा के दृष्टिकोण से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब देखिए हम लोग जो है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हैं समुद्रगुप्त के बारे में जो है हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो समुद्रगुप्त का अगर आप कार्यकाल देखेंगे, समुद्रगुप्त का कार्यकाल वो 335 से 375 ईस्वी, एक लंबा कार्यकाल है। उपमा अगर देखें तो समुद्रगुप्त को भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। क्यों भाई? इनकी वीरता को देखते हुए। किनके द्वारा कहा गया? ये विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसकी चर्चा इनके द्वारा की गई कहां पर? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक में जो है इस बात की चर्चा की गई, जहां समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया। किनके द्वारा? विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा ये उपमा दी गई उनको। उपाधि देखें तो उपाधि क्या है? लिच्छवी दौहित्र, मतलब कि जो है लिच्छवी की जो कन्या है उसके पुत्र, ये उपाधि मिली। हम लोगों ने पहले देखा कि जो है कुमार देवी के ये पुत्र रहते हैं। उसके बाद जो है धरणीबंध इनकी उपाधि है। जब वो जो है धरणीबंध की उपाधि ग्रहण करते हैं, ये पृथ्वीयाम, पृथिव्या प्रथम वीर, प्राचीर धर्मबंधु, ये जो इनकी ये जो उपाधि मिलती है ये प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। चलिए
अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, पराक्रमांक, ये अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के हैं वहां देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अप्रति रथ, व्याघ्र, पराक्रमांक, ये धनुर्धारी प्रकार के जो सिक्के हैं वहां हमको देखने को मिलता है, जहां उस सिक्के पर समुद्रगुप्त का नाम समुद्रगुप्त मिलता है। साथ ही साथ इनकी उपाधि जो है ये कविराज भी है। ये कविता जो है, कविता लेखन भी करते थे, तो कविराज भी इनकी उपाधि है। और सिक्के पर जो है बीना बजाते हुए भी इनको दिखा गया है। चलिए, सर्वराजोच्छेता की इनकी उपाधि है। और ये जो उपाधि हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अभिलेख पे। जाने एक चीज, सर्वराजोच्छेता की उपाधि जो है हमको कांच के सिक्के, जो कांच थे एक शासक, कांच के सिक्के पर भी हमको जो है, कांच के सिक्के पर भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के जो है अभिलेख पर सर्वराजोच्छेता की उपाधि हमको देखने को मिलती है। और इस तरह की उपाधि धारण करने वाले जो है ये एकमात्र शासक। हालांकि जो सिक्के पर मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज लोग मानते हैं कि शायद कांच और समुद्रगुप्त शायद एक ही थे क्या। तो इस तरह की उपाधि धारण करने वाले जो है एकमात्र शासक कौन? समुद्रगुप्त। चलिए, किस चीज का? सर्वराजोच्छेता। अब हम लोग देखें कि समुद्रगुप्त के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, जानकारी का जो स्रोत है वो मुख्य रूप से क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है कहां से प्राप्त होता है? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति कहां पर क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल से देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो है हरिसेन। हरिसेन इनके संधि विग्रह, हालांकि और कुछ पोस्ट पर भी ये कार्यरत थे। ये जो अभिलेख है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ये लिखा किस पर गया? ये जैसे देखिए, एक चीज हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो प्रयाग प्रशस्ति ये अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, अशोक का जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखा गया है। देखिए, ये मूल रूप से अशोक के द्वारा कौशाम्बी में स्थापित किया गया और उसी के ऊपर जो है समुद्रगुप्त ने जो है इस चीज को लिखवाया। ये दिमाग में रखिए, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि अशोक स्तंभ पर ही खुदा हुआ जो है क्या है? ये प्रयाग प्रशस्ति। चलिए, हमको लगता है कि आप समझते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कौशाम्बी या इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाने का जो श्रेय है, कौशाम्बी या इलाहाबाद स्तंभ लेख पर जो प्रयाग प्रशस्ति खुदवाने का श्रेय है वो किसको है? वो तिलक भट्ट को जाता है। देखिए, एक चीज है, जो लिखा गया उसको मान के चलिए, ये कागज में लिख के दे दिया गया कि ये चीज लिखना है, ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हरिसेन के द्वारा। लेकिन उस जो है वो स्तंभ लेख पे खुदवाया गया, किसने खोदा है? तो तिलक भट्ट का नाम आता है। ये दिमाग में रखिएगा, यहां पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ एक और व्यक्ति का नाम जुड़ता है जो गुप्त काल से संबंधित है, उनका नाम है ध्रुवभूति। तो तीन व्यक्ति, हरिसेन, तिलक और ध्रुवभूति का नाम जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से जो है जुड़ता है। चलिए, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। इसकी अगर भाषा देखें, प्रयाग प्रशस्ति की अगर भाषा देखें तो ये संस्कृत में लिखा गया है। इसकी लिपि ब्रह्मी और इसकी जो शैली है वो चंपू शैली। चंपू शैली आप जानते हैं, वो गद्य और पद्य जो है दोनों में लिखा जाता है और उस तरह की शैली को जो है चंपू शैली कहते हैं। चलिए, इसमें जो कुल पंक्तियों की जो संख्या वो है 33 और समुद्रगुप्त के विजयों का जो वर्णन है वो 7वीं पंक्ति से जो है प्रारंभ हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को प्रथम बार पढ़ने का जो श्रेय है वो कैप्टन ए ट्रायर को जाता है। उन्होंने 1834 ईस्वी में जो है इसको पढ़ा था। मूल रूप से अशोक ने इस स्तंभ को कौशाम्बी में स्थापित करवाया था। देखिए, जिसे अकबर के काल में, अकबर के समय जहांगीर के द्वारा जो है इलाहाबाद लाया जाता है। इस पर अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, ये शासक, इन शासक का नाम है। साथ ही साथ इस पर जो है अशोक की पत्नी करुबाकी और उनका जो पुत्र है तीबर, उनका भी नाम है। साथ ही साथ जो है बीरबल का भी नाम इस पे अंकित है। किस पर? ये आप इसको जो है अशोक का इलाहाबाद स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख कह सकते हैं, या प्रयाग प्रशस्ति का। इस पे अगर कुल किनका नाम आता है तो आप ये दिमाग में रखिएगा, मिलाने के लिए यहां से सवाल पूछा जाता है, खासतौर से जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अब देखिए,
कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, ये आप जान गए। सबसे पहले देखें कि जो आर्याव्रत है, आर्याव्रत की विजय की जाती है उनके द्वारा। और आर्याव्रत की विजय जो है 2 चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो है 3 राज्यों को हराया जाता है और इसका जो जिक्र हमको मिलता है वो 13वीं 14वीं पंक्ति में हमको देखने को मिलता है। द्वितीय चरण में 9 राज्यों को ये पराजित किया जाता है, हराया जाता है, ये 21वीं पंक्ति में हमको देखने को मिलता है। आर्यावर्त के जो प्रमुख शासक रहते हैं वो है अच्युत, नागसेन एवं ये गणपति नाग जो है ये प्रमुख शासक रहते हैं इन 9 राज्यों में। आर्यावर्त या उत्तर भारत के प्रति जो इनकी नीति रहती है वो क्या रहता है, वो रहते सकल प्रोस भोधरण की जो नीति रहती है, सकल प्रोस भोधरण की नीति रहती है। इसका मतलब ये चीज हुआ कि पूर्ण रूप से साम्राज्य में जो है जीते गए क्षेत्र को मिला लिया जाए। ये उत्तर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें, दक्षिण भारत में उनकी नीति जो है बदलती हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखें तो ये आटविक कौन थे भाई, ये आटविक जो है जनजाति शासक थे और जो कि इनका जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो मथुरा से लेके जो है नर्मदा तक का जो क्षेत्र था वहां पर ये जो है रहते थे। कौन, आटविक। 21वीं पंक्ति में जो है इनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। और जीतने के बाद क्या किया, इनको अपनी सेवा में ले लिया गया और साथ ही साथ अपनी सेना में भर्ती किया गया कि इनको आटविकों को। चलिए थोड़ा सा जो है प्रयाग प्रशस्ति एक बार फिर से समझिए कि मूल रूप से ये जो है क्या थे, ये कौशाम्बी स्तंभलेख थे। ये अशोक के द्वारा जो है स्थापित करवाया गया था। इस पर अशोक की पत्नी करुबा की और पुत्र जो है तीबर का उल्लेख मिलता है। इसी स्तंभलेख को जो है रानी का स्तंभलेख भी कहा जाता है। और इसकी जो भाषा रहती है अशोक के द्वारा, वो भाषा रहती है प्राकृत और लिपि रहती है ब्रह्मी। देखिए समुद्रगुप्त के समय अगर आप जाएंगे तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति जो बीच में लिखा गया ऊपर में जो है अशोक का, ये जो है फिर समुद्रगुप्त का, तो इसके लेखक रहते हैं हरिसेन। इसकी जो भाषा रहती है वो संस्कृत और लिपि ब्रह्मी। तो देखिए 2 भाषा प्रयोग हो गए यहाँ पर, एक प्राकृत और एक जो है ये संस्कृत। क्या और कोई भाषा इस्तेमाल हुआ है? यस। देखिए जहांगीर के कहने पर अब्दुल्ला मुस्किन कलाम ने इस पर फारसी में जो है लेख लिखा था। अगर पूछा जाए कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभलेख या समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो है उस स्तंभ पे टोटल कितनी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो 3। कौन कौन से? प्राकृत, संस्कृत और जो है फारसी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। इसलिए ध्यान दिए, यहाँ से लगातार जो है सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर से प्रयाग प्रशस्ति को लेके या अशोक स्तंभ को लेके। चलिए हम लोग देखें कि दक्षिणापथ की विजय देखते हैं और यहाँ पर क्या नीति अपनाई गई जो है समुद्रगुप्त के द्वारा, उसको भी देखने का प्रयास है। तो दक्षिणापथ की जो विजय है ये 12 राज्यों का संघ था और इसका जो वर्णन हमको देखने को मिलता है 19वीं-20वीं पंक्ति में हमको देखने को मिलता है। और 12 राज्य के जो संघ हैं उसको जो है इनके द्वारा जो है क्या किया गया, उनको पराजित कर दिया गया। और पराजित करने के बाद इनके द्वारा नीति कौन सी अपनाई गई? इनके द्वारा नीति अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या है ये चीज देखते हैं। ग्रहण मोक्षानुग्रह है अर्थात शत्रु पर अधिकार करना। एक, शत्रु को अधिकार करने के बाद क्या करना, फिर मुक्त कर देना और राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। पहले जीत लेना, फिर उसको मुक्त कर देना और उसके बाद जो है शत्रु पर जो है क्या करना, उपकार करना। लेकिन तब फिर जीतने का क्या मतलब था? जीतने का ये मतलब था कि दक्षिण के राज्यों को जीत कर छोड़ दिया गया, परंतु उसे जो है कर देने के लिए जो है बाध्य किया गया। मतलब जो है उसको डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रखे। जैसा कि उत्तर भारत को डायरेक्ट नियंत्रण में रखा जाता है, तो इस दक्षिण भारत को डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रख के अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर जो है वो शासन प्रारंभ किया जाता है। ये जो दक्षिण के 12 राज्य थे, 12 राज्यों का जो संघ था, इसका जो नेतृत्व किया गया वो कांची के शासक विष्णुगुप्त के द्वारा जो है इनका नेतृत्व किया गया। पड़ोसी राज्यों को देखें, पड़ोसी राज्यों के प्रति क्या नीति थी इनके। पड़ोसी राज्य जैसे कौन कौन से थे? नेपाल। और पड़ोसी राज्यों की जो है बारे में जो जानकारी मिलती है 22वीं-23वीं पंक्ति में मिलता है। कौन कौन थे? नेपाल, कामरूप मतलब असम, समतट मतलब बंगाल का जो क्षेत्र, और डबाक मतलब आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनके प्रति जो नीति है, क्या नीति थी? कर देना, आज्ञा मानना
और प्रणाम करना, ये नीति थी। मतलब जो है किसी न किसी रूप में जो है उनको जो है इनकी अधीनता जो है क्या करनी है, वो स्वीकार करनी है। एक विदेशी राज्य देखें, विदेशी राज्य का भी जिक्र मिलता है देखने को पर्याय प्रशस्ति में। 24वें पंक्ति में इनका जिक्र मिलता है। कौन कौन से? वह श्रीलंका, शक और कुषाण के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा है। नीति क्या थी? नीति थी आत्मनिवेदन 1, कन्योपायन 2 और गुरुत्म दंडक, गुरुत्म डंक का नीति जो है, गुरुत्म डंक जो है, गुरुत्म डंक स्व विषय भुक्ति शासन, ये चीज था। ये 3 चीज अर्थात गुप्त शासक के समक्ष पहले को देखें स्वयं को उपस्थित करना, अपनी पुत्री का जो विवाह है वो गुप्त घराने में करना, और अपने विषय या भुक्ति के लिए गरुड़ अंकित मुहर छपे शासनादेश प्राप्त करना। मतलब कहीं ना कहीं ये भी जो है एक तरह से उनकी अधीनता को जो है मानते हुए दिखाई पड़ता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन उनके समकालीन थे, ने कुछ उपहार समुद्रगुप्त के पास भेजकर गया में या बौद्ध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने का जो है अनुमति मांगी थी। चलिए उसके बाद देखें उनके सिक्के के बारे में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सिक्का अगर आप देख लें तो सिक्का समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उस पर कुछ पर आपको अश्वमेघ पराक्रम खुदा हुआ मिलेगा, कुछ पर जो है बीना वादन करते हुए जो है दिखाई पड़ता है, और उनके द्वारा 6 प्रकार के जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार और बीना धारण या बीना वादन प्रकार। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो गरुड़ प्रकार था और ये सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय था। सिक्कों पर अगर इनकी उपाधि देखें समुद्रगुप्त की तो अप्रतिरथ जो है ये जो उपाधि है इनकी सिक्के पर ही उपाधि थी। व्याघ्र पराक्रम की जो उपाधि है ये भी सिक्के पर थी, और पराक्रमांक की जो उपाधि है ये भी सिक्के पर थी। तो देखिए एक तरह का चीज़ है, यहाँ पर चीज़ों को तोड़ कर जो है आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और कुल मिला के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।